एक अच्छे इंजीनियर की पहचान ये भी होती है कि वो अपनी ट्रेड के एडवांसमेंट्स के बारे में भी जाने। तो 2024-25 में जो अच्छे एडवांसमेंट्स हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए उसको देखते हैं। जैसे पहला ही 3D प्रिंटिंग 2.0। अभी तक जो हमारे 3D प्रिंटर्स हैं वो छोटी चीज़ों को प्रिंट करते हैं। उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो PLA ABS जनरली यही यूज़ होता है। अलग अलग मटेरियल्स एक बार में नहीं यूज़ कर सकते, एक बार में एक ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई मेटालिक चीज़ प्रिंट करना चाहें तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो अब इन सब चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे पहले मल्टी मटीरियल, फिर लार्ज स्केल, फिर मेटल 3D प्रिंटिंग। तो सबसे पहले अपना मल्टी मटीरियल देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और अगर हो सकेगा तो मैं रिसर्च पेपर्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉडल जिसमें दो फिलामेंट्स नोजल में आ रहे हैं। अब ये अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, इनफैक्ट अलग अलग कलर्स का भी हो सकता है, जैसा कि अगर कंज्यूमर का डिमांड हो तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है एक से अलग मटेरियल पे शिफ्ट होने का। दूसरा एक नोजल है। ये एक रिसर्च पेपर का ही फोटो है जिसमें दो मिनी नोजल्स हैं और दोनों में अलग अलग मटेरियल फ्लो हो रहा है, जिससे हम FDM यानी कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग कर पाएंगे। अगला है मेटल 3D प्रिंटर। इससे कि हमारा नोजल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये नोजल रॉकेट इंजन का एक पार्ट है। इसका इनफैक्ट सबसे बड़ा यूज जो है वो रॉकेट इंजन में ही है, मेटल 3D प्रिंटिंग का। तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसमें मेटल का डिपोजिशन लेजर को यूज करते हैं फ्यूज करने के लिए मटेरियल को। तो वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तीसरी चीज हमारी स्केल की इशू थी, तो वो भी सॉल्व हो चुकी है काफी ज्यादा मशक्कत के बाद। हमारे पूरे 3D प्रिंटर की डायमेंशन को बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से स्केल को बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोपेलर जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इंक्रीज साइज़ का मिल रहा है। ये इतना एडवांस है कि यहाँ पे अब 3D प्रिंटेड हाउस बिल्डिंग से सारी चीज़ भी प्रिपेयर हो रही है। इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िए, एडवांस रिसर्च पेपर्स भी ज़रूर पढ़िए। अगली चीज़ है टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन हम शुरू करते हैं कैड मॉडल इंपोर्ट करके उसकी स्ट्रेस एनालिसिस करने के बाद उसमें से जो अनयूज्ड एरिया है उसे रिमूव करते हैं और फिर उसे रिफाइन करके इम्प्रोवाइज करके उसे मैन्युफैक्चरेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल पार्ट होता है उसकी फिर से स्ट्रेस एनालिसिस की जाती है। हाँ, तो टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन जैसे देखा आपने कि वेट को कम करता है, स्ट्रेस सेम रहता है, मतलब उसकी कैपेसिटी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, मटेरियल का यूजेज भी काफ़ी कम हो जाता है। इसका जो आपका LLM है, AI है यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैकेनिकल में AI का इंटीग्रेशन का परफेक्ट एग्जांपल है ये कार की चैसी, जो कि ऑप्टिमाइज्ड है जैसे कि ये चेयर ऑप्टिमाइज हुई है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। फिर आते हैं डिजिटल ट्विन सिस्टम पे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है। अब इसमें कोई वर्किंग फ्लूइड जा रहा है और एक फ्लूइड जा रहा है जिसे हमें ठंडा करना है। इसका हमने कैड मॉडल प्रिपेयर कर लिया, और ये कैड मॉडल के साथ हमने इसका FEA यानी थर्मल एनालिसिस भी रन कर दी। अब इधर हम जो एक्चुअल हीट एक्सचेंजर है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, सारी चीज़ लेते रह रहे हैं लाइव। अब उसको हम FEA में यूज़ कर रहे हैं और फिर उसे सर्वर में फीड कर दे रहे हैं। उसके बेसिस पे हम फिर अपना जो भी हीट एक्सचेंजर में चेंज करना चाहें वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसको और अच्छे से मतलब देखने के लिए हम रियल टाइम डेटा यूज़ करते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका मशीन की फ्लीट है तो उसे टेम्परेचर, प्रेशर लिया, फिर वो सर्वर में गया। ऊपर से आपकी FEA एनालिसिस का डाटा आ रहा है कि भाई ऐसे करो वैसे मत करो। यहाँ से हम ये ड्रॉ करते हैं कि भाई व्हाट इज़ ओके, व्हाट इज़ नॉट ओके, डायग्नोस्टिक्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, और फिर हम मशीन में वो सारी चीज़ें चेंज करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसको आप ज़रूर ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा। अगला है रोबोटिक्स और सॉफ्ट एक्चुएटर। जनरली जो रोबोटिक्स का जो हमारा टूल है वो काफ़ी मतलब स्टैटिक टाइप का है, वो सॉफ्ट नहीं होता है, अडेप्टिव नहीं है वो। मतलब कि उसमें हम एक कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एप्पल उठाए तो नहीं उठाएगा, लेकिन वहाँ टूल या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स को ज़रूर उठा लेगा। दिस मीन्स कि ये डायनेमिक नहीं है। इसमें एक कमी है कि ये एक अगर हमने कोई टूल लगा दिया आगे तो एक खास काम के लिए ही काम करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसको हम न्यूमेटिक ग्रैपल कहते हैं। ये जैसे ऑरेंज का एग्जांपल है, तो ये उससे बड़ी चीज़ या कोई ऑडली शेप चीज़ को भी इजीली उठा सकता है। इसके पीछे का प्रिंसिपल प्योरली न्यूमेटिक पे है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो न्यूमेटिक्स जरूर पढ़िएगा। इसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है कि ये मेमोरी, AI, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना खुद का डेटा एनालिसिस करके, ह्यूमन से डेटा लेके, एनवायरनमेंट से डेटा लेके खुद को अडेप्ट करने वाला एक रोबोट प्रिपेयर किया जा रहा है, जो एक एप्पल से लेके नट बोल्ट तक भी
ऑपरेट कर सकता है। तो ये एशिया और साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, इस पे आप ज़रूर पढ़िए। अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ब्रेक थ्रू लाई है वो है हमारी जो हमारा न्यूमेटिक ग्रैपल है उसे हम न्यूरालिंक से लिंक करके और जो पैरालाइज्ड ऑर्गन है हम उसे ऑपरेशनल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट एक्चुएटर्स का यूज़ करके, जिसकी वजह से वो ऑर्गन रिवाइव हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इसमें। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो न्यूमेटिक आपका एक्चुएटर है वो सॉफ्ट एक्चुएटर है, वो बहुत वैरायटी की चीज़ों को होल्ड कर सकता है। काफ़ी रिसर्च पेपर है, इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है, ज़रूर इसको पढ़िए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एडवांस कंपोजिट्स है, मेटा मटेरियल्स हैं जिसमें कस्टम स्टिफनेस हम दे सकते हैं। यानी कि अभी तक जो हम पढ़े तो कांस्टेंट थर्मल प्रॉपर्टी स्टिफनेस थी, हम चेंज कर सकते हैं उसकी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उसकी एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एक एक करके हम आने वाले टाइम में हर चीज़ को एनालाइज करेंगे और एक एक पे वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।